अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ 21 और मैं हूं पलवश शाह महमूद और ईसा लैब की जानिब से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज एक बार फिर से हम लोग प्रोग्राम में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक डेंगू, जो कि आजकल के मौसम के हिसाब से और आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इस वजह से हमने एक बार फिर से इस मौजू का इंतखाब किया और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस शो के ज़रिए उम्मीद करते हैं कि जितनी मुमकिन हो सके आप तक आगाही फराहम की जाए, ताकि आप ख़ुद को और अपने घर वालों को और अपने करीबी लोगों को महफूज रख सकें। नाज़रीन, आजकल बारिशों का सीज़न है, पूरे पाकिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी है और डेंगू को मखसूस तौर पर ख़ास तौर पे इस सीज़न में अफजाइश जो है करते देखा जा सकता है और डॉक्टर्स के मुताबिक ज़्यादातर डेंगू जो है वो पानी से जो है पैदा होता है, अपना लार्वा पानी में देता है और उसके बाद पानी से कुछ डेंगू साफ़ पानी में भी अपना लार्वा देते हैं और कुछ डेंगू जो है वो गंदे पानी का भी इंतखाब करते हैं। इस हवाले से आज हम लोग बात करेंगे और डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, हमारा जो है ओवरऑल हमारी जो इन्वायरमेंट है वो कितना इफ़ेक्ट करता है हमारी हेल्थ पे। इन तमाम सवालात पे हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद आमिर राजपूत, जो कि फैमिली फिजिशियन हैं और इसके अलावा अल मकसूद वेलफेयर ट्रस्ट में मेडिकल ऑफिसर हैं और ईसा लैब से एसोसिएटेड भी हैं। उनको वेलकम करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी डॉक्टर, मेरा आपसे सबसे फर्स्ट और बेसिक क्वेश्चन ये है कि डेंगू क्या होता है? देखिए, डेंगू उर्फ़ आम में तो नाजरीन को सब पता है कि डेंगू एक ख़ास किस्म का मच्छर होता है जो इंसान ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो है वो बाइट करता है, जिसकी वजह से उसके असरात बॉडी में मुरतब होते हैं। एक दिन तो डेंगू मच्छर जब इंसान ह्यूमन बॉडी को जब बाइट करता है तो कोई उसके साइन एंड सिम्टम नहीं मिलते। ठीक 12 घंटे 16 घंटे गुजर जाने के बाद फिर पेशेंट्स को ऐसा होता है कि हल्का हल्का बुखार फील होने लगता है। उसके बाद वक्त जैसे गुजरता है थोड़ा सा तो उसके बाद फिर जो है वो उसको चक्कर आने लगते हैं, वॉमिटिंग होने लगती है, सर्दी लगने लगती है। तो ये मैं समझता हूँ कि शुरू की अलामत यही हैं डेंगू की। और इसमें प्रिवेंशन भी आप कर सकते हैं कि अगर कोई आपको बुखार की सीवियर कंडीशन हो रही है तो ऐसी सूरत में जो है वो आप जो है पानी को हाथों पे लगाएं, सर पे लगाएं, पैरों पे लगाएं, ताकि आपका बुखार शूट ना कर सके। ठीक डॉक्टर, जिस तरह आपने जो सिम्टम्स बताए डेंगू के हवाले से, यही नॉर्मल सिम्टम्स जो हैं वो बुखार में, एक नॉर्मल फीवर जो होता है जनरल फीवर, उसमें भी ये सेम सिम्टम्स मिलते हैं। तो डेंगू को डायग्नोस किस तरह किया जाता है? देखिए जी, डेंगू फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट डे तो डेंगू जो है वो डायग्नोस हो नहीं सकता, क्योंकि डेंगू की जो कुछ अलामतें होती हैं वो मलेरिया से मुशाबहत रखती हैं। मलेरिया फीवर में भी वही अलामतें सामने आ रही होती हैं, लेकिन हमें फिर इसके लिए जो है फिर एक लैब टेस्ट कराना पड़ता है। तो उससे जो है फिर क्लासिफिकेशन होती है कि ये डेंगू है। ठीक है, मतलब डायग्नोसिस इसके मुमकिन है और कुछ टेस्ट के थ्रू मुमकिन होते हैं। डॉक्टर, डेंगू और मलेरिया में जिस तरह आपने कहा कि मुशाबहत है, तो क्या दोनों के टेस्ट डिफरेंट तरीके से होते हैं, डायग्नोसिस का डिफरेंट प्रोसीजर है, या फिर किस तरह जो है वो डायग्नोस होता है कि मलेरिया का पेशेंट आया आपके पास या डेंगू है? देखें, मलेरिया का जो पेशेंट है उसको भी शिवरिंग होती है और मलेरिया का जो पेशेंट होता है उसको फर्स्ट डे जब बुखार चढ़ता है तो बुखार में उसको शिवरिंग बहुत ज़्यादा होती है। और डेंगू का जो पेशेंट होता है उसको फर्स्ट डे शिवरिंग नहीं होती। डे बाय डे जैसे उसका दिन वक्त गुजरता रहता है उसके बाद फिर उसको शिवरिंग होती है, बॉडी पेन होने लगता है। फिर ऐसा होता है कि वाइट सेल्स उसके बॉडी में से कम होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको फिर हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ जाता है। लेकिन पहली तो ये मैं आपसे कहूँगा कि हम किसी भी फीवर को पहले दिन नहीं कह सकते कि ये डेंगू है या मलेरिया है। ठीक डॉक्टर, अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि पेशेंट्स तब आते हैं उनके पास जब उनके सर से पानी ऊपर हो जाता है, या फिर ये कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, और तब आते हैं जब वाइट सेल्स की कमी या फिर प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है बॉडी में। प्लेटलेट्स की कमी या फिर वाइट सेल्स की कमी के लिए कौन से ऐसे मखसूस टेस्ट हैं जिनके थ्रू पता चलता है कि जी बॉडी में इन चीज़ों की कमी हो गई है, और इसको रिकवर किस तरह किया जा सकता है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले पेशेंट जो होता है वो सेल्फ मेडिकेशन करता है, बिल्कुल, जिसकी वजह से वो अपने केस को ख़राब कर लेता है। तो सेल्फ मेडिकेशन में बहुत सारे जो जीपीज़ हजरात हैं वो भी
डेंगू के मरीज़ को फर्स्ट डे या सेकंड डे नहीं पहचान पाते, तो वो जो रूटीन की मेडिसिन दे रहे होते हैं, तो वो रूटीन की मेडिसिन वो उसके केस को मज़ीद ख़राबी की तरफ ले जाती है। चूँकि एज ए होम्योपैथ डॉक्टर मैं समझता हूँ कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो है इसको ज़्यादा बेहतर समझता है और उसमें होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट इसका मौजूद है। ठीक है, लेकिन डॉक्टर होम्योपैथिक में ठीक है इसका ट्रीटमेंट मौजूद तो है, लेकिन हमारे लोगों को ज़्यादातर उनके माइंड में ये एक कॉन्सेप्ट बस चुका है कि एलोपैथिक जो है वो फ़ौरन बॉडी पे असर करके आपको फ़ौरन जो है वो रिलीफ दे देती है, लेकिन अगर होम्योपैथिक की बात की जाए तो होम्योपैथिक आपको एक वक्त पे जाके, एक मखसूस वक्त गुजर जाने के बाद आपकी बॉडी में रिलीफ देती है। तो इसमें किस हद तक हकीकत है? देखें, ये जो पहले की एक लोगों के जहनों में एक था मसला, तो वो यही था कि पहले जी एलोपैथिक डॉक्टर्स को रुजू करें ताकि हम जो है क्योरिटी की तरफ जा सकें। ठीक। लेकिन अब होम्योपैथिक डॉक्टर और जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं होम्योपैथिक के, उनसे कंसल्ट करें तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि विद इन 12 आवर तो आपके जो प्लेटलेट्स हैं बहुत तेज़ी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं और आपको जो है वो प्लेटलेट्स चढ़ाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। ठीक, तो आजकल मतलब होम्योपैथिक में भी काफ़ी ट्रीटमेंट मौजूद हैं इसके? जी हाँ, बिल्कुल, होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। इसमें जो है बहुत सारी बेशुमार दवाएं हैं, बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जो आपको अगर डायग्नोस हो जाता है फर्स्ट डे या सेकंड डे में, तो मैं समझता हूँ कि आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, डॉक्टर प्लेटलेट्स में और वाइट सेल्स में क्या डिफरेंस है? देखिए, दोनों एक ही किस्म की एक ही चीज़ हैं, वाइट सेल्स और प्लेटलेट्स। वाइट सेल्स उर्दू में कह दें उसको और प्लेटलेट्स इंग्लिश में। सही, ठीक, तो एक ही चीज़ है दोनों। जी। अच्छा, अक्सर लोगों के माइंड में ये भी बिठा दिया गया है या फिर आई डोंट नो कहाँ से उनको पता चला है कि पपीते के पत्ते यूज़ करने से आपके वाइट सेल्स या जिनको आप प्लेटलेट्स कहते हैं वो बहुत तेज़ी से जो है वो रीग्रो होते हैं। तो क्या पपीते का पत्ता या फिर पपीता इसके लिए मुफीद है? देखिए, जो पपीते का जो पत्ता है उसका जो एक्सट्रैक्ट है यानी जो उसका जूस है वो प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है और इसमें होम्योपैथिक दवा भी इससे बनती है जिसका नाम है कैलकेरिया पपाया। तो कैलकेरिया पपाया पेशेंट्स अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर उसके प्लेटलेट्स 1 लाख या 80,000 पे आ गए हैं तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेडिसिन आती है होम्योपैथिक में क्रोटलस। क्रोटलस 30 वो हर 2 घंटे के बाद 5 कतरे आधे गिलास पानी में या आधे कप पानी में मिला के वो पिएँ। और कैलकेरिया पपाया मदर टिंचर अगर उसको पेशेंट जो है वो 15-15 कतरे ये भी अल्टरनेट 2-2 घंटे के बाद यूज़ करे तो मैं नहीं समझता कि पेशेंट को वाइट सेल्स चलाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, डॉक्टर क्या ये पपीते के पत्ते का यूज़ मेडिकली प्रूवन है कि ये फ़ायदा देता है? जी, इस पे देखें रिसर्च है होम्योपैथिक में, क्योंकि होम्योपैथिक में इसकी जो अद्वियात तैयार हो रही हैं वो रिसर्च हैं जी। और प्रूव्ड हुई भी हैं, अप्रूव हुई भी हैं, ड्रैप्स से भी अप्रूव हैं। तो मैं समझता हूँ कि मेरी प्रैक्टिस में गुज़श्ता मुझे 20 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए और डेंगू में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं और मुझे इन दवाओं ने कभी मायूसी नहीं की। क्योंकि मेरा ये क्वेश्चन पूछने का मकसद आपसे ये था, इससे कबल हमारे पास जब डॉक्टर्स आते हैं और हम लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं तो उनका अक्सर ये कहना होता है कि ऑर्गेनिक फूड लेने से, फ्रूट्स का यूज़ करने से या फिर ऑर्गेनिक जूसेस लेने से आप बहुत जल्दी रिकवर तो हो जाते हैं, लेकिन मेडिकली कहीं पे भी प्रूवन नहीं है कि पपाया लीव्स को आप जब यूज़ करें तो वो आपके प्लेटलेट्स पे असरअंदाज होता है। देखें, असल में जो वो जूसेस की बात कर रहे हैं, असल जो होम्योपैथिक दवा है पपाया लीव्स से जो बन रही है, एक्सट्रैक्ट से बन रही है, वो बाकायदा डायनामाइज होती है और होम्योपैथिक जो अद्वियात होते हैं वो डायनामाइट तौर पे तैयार होती हैं और उसका जो असर होता है वो एक से कई गुना बढ़ जाता है। तो उसकी बिना पर पेशेंट्स को जो है वो रिकवरी हो जाती है। ठीक, डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन कब इतनी वर्स होती है कि उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े? देखें, पेशेंट की जो कंडीशन जब ज़्यादा कंडीशन ये होती है कि पेशेंट्स को जो है वो किसी भी मखारिज से खून की प्रोडक्शन हो जाए, नाक के ज़रिए, कान के ज़रिए, आँख के ज़रिए, मक़द के ज़रिए,
अगर कहीं से भी उसको ब्लड आना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि उसको पहली फुर्सत में हॉस्पिटलाइज़ करना चाहिए, क्योंकि उसको फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है। फिर उसको किसी भी जीपी के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसका जो है एमरजेंसी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। ठीक। डॉक्टर, अक्सर डॉक्टर्स का ये भी कहना होता है डेंगू फीवर में कि अगर आप के ब्रश करते हुए दांतों से भी अगर थोड़ा सा भी अगर एक ड्रॉप के बराबर भी खून बहता है तब भी आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, या फिर आपकी बॉडी पे कहीं पे भी कट नहीं लगना चाहिए जिसकी वजह से आपका खून वेस्ट हो। तो क्या एक ड्रॉप भी मैटर करता है इस फीवर में? जी बिल्कुल, देखें असल वजह यह होती है कि जब प्लेटलेट्स बॉडी से डिक्रीज हो रहे होते हैं तो उस सूरत में जो है वो खून जो है वो पतला होना शुरू हो जाता है, वाइट सेल्स उसके ज़्यादा हो जाते हैं और रेड सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं और वाइट सेल्स कम होने लगते हैं। तो उसकी वजह से जो है उसकी पीएच जो है वो कम हो जाती है, जो खून की जो बढ़ा देती है उसको अखराज को। तो ऐसी सूरत में बहुत एहतियात करना चाहिए डेंगू फीवर में, क्योंकि डेंगू एक आम बुखार नहीं है, डेंगू एक ख़ास किस्म का बुखार है, इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। और जूसेस वगैरह ले सकते हैं, डाइट में जो है बहुत सकील ग़िज़ा पेशेंट को देनी चाहिए, बहुत सख्त या देर से हज़म होने वाली ग़िज़ा पेशेंट को नहीं देनी चाहिए। ठीक। और डॉक्टर रिकवरी कितने दिन में इसकी पॉसिबल है? देखिए मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास अभी रिसेंटली 2 पेशेंट आए थे जिनको हॉस्पिटलाइज करने का जो है डॉक्टर्स ने फॉरवर्ड किया था। तो मैं हॉस्पिटल का नाम तो नहीं लूँगा, मैंने वहाँ पेशेंट्स को हॉस्पिटल में जाके चेक किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको ये मेडिसिन दी। तो विद इन 12 आवर तो पेशेंट्स के जो प्लेटलेट्स थे वो 25,000 पे थे और 12 आवरली वो 80,000 पे पहुँच गए और अगले 12 घंटे में वो 1,20,000 पे पहुँच गए और 48 घंटे में पेशेंट के जो है वो प्लेटलेट्स 2 लाख तक पहुँच चुके थे। ठीक। डॉक्टर, बॉडी में मिनिमम प्लेटलेट्स की तादाद कितनी होनी चाहिए जो ख़तरे से बाहर होती है, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए जो ज़ाहिर है ऑब्वियसली आपकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती? देखें कम से कम जो है पेशेंट्स के जो प्लेटलेट्स हैं वो 1.5 लाख से लेके और 4,50,000 तक होने चाहिए। अगर उससे भी ज़्यादा होते हैं तो फिर भी वो भी प्लेटलेट्स की ज़्यादती का शिकार हो जाएगा, और 1.5 लाख से कम होते हैं तो उससे भी पेशेंट जो है वो उसकी कॉम्प्लिकेशन में शामिल हो जाएगा। ठीक है। कम होते हैं तो डॉक्टर्स ऑब्वियसली उसके प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए लाजमी ऑर्गेनिक फूड का जो है वो मशवरा देते हैं, लेकिन अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाएं तो इस सूरत में क्या नुकसान हो सकता है? देखिए प्लेटलेट्स ज़्यादा होने की सूरत में भी, जैसे कम होने की सूरत में, क्योंकि आपके रेड सेल्स जो है वो तादाद में ज़्यादा हो जाते हैं जी। और फिर जो है प्लेटलेट्स अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो फिर उस सूरत में जो है आपके ब्लड जो है वो कोगुलेशन की तरफ चला जाता है। ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर, अगर प्रेग्नेंट ख़वातीन के हवाले से बात करें तो उनके लिए कितना डेंजरस ये फ़ीवर हो सकता है अगर वो इनिशियली डायग्नोस ना हो ये फ़ीवर प्रेग्नेंट ख़वातीन में, और बाद में जाके डायग्नोस हो तो बच्चे पे किस हद तक ये इफ़ेक्टिव हो सकता है, या फिर उनकी अपनी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा ये ख़तरनाक हो सकता है? देखिए जी, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए तो मसला ये है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं समझता हूँ कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर पेशेंट्स को कोई भी अलामत ज़ाहिर हो रही है तो ऐसी सूरत में उनको चाहिए कि वो किसी भी अच्छे डॉक्टर से पहले तो रुजू करें, बजाय ये कि सेल्फ मेडिकेशन करें। ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में डेंगू फीवर जब लाजमी बात है कि एक आम इंसान को अफेक्ट कर रहा है, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके साथ तो 2 ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसी सूरत में उनको मैं मशवरा ये दूंगा कि अपने करीबी कोई सीनियर और अच्छे होम्योपैथ से रुजू करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपके सिम्टम्स को रिकवर कर सकें। ठीक। डॉक्टर, अगर इनिशियली डायग्नोस ना हो तो क्या ये बुखार जानलेवा भी साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, जब प्लेटलेट्स बॉडी से बिल्कुल डिक्रीज हो जाते हैं तो फिर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। ऐसी सूरत में चूँकि ये आजकल जो बरसात का मौसम है तो मैं समझता हूँ कि मच्छर बेतहाशा है घरों के अंदर बाहर, क्योंकि पानी के जोड़ हैं, गंदगी है और अनहाइजेनिक फूड जो है उससे ये चीज़ें ज़्यादा डेवलप होती हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि पानी को जो है घर के अंदर ढक के रखें, बॉयल करके इस्तेमाल करें और अनहाइजेनिक फूड बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, जंक फूड कतई इस्तेमाल ना करें।
ठीक। डॉक्टर, आफ्टर डायग्नोसिस, जब डेंगू फीवर डायग्नोस हो जाता है एक बार बॉडी में, तो उसके बाद ऐसे कौन से स्पेसिफिक ग़िज़ाएँ हैं जो लेनी चाहिए जिनसे प्लेटलेट्स भी नॉर्मल हो जाएं या फिर जो आपके बॉडी को फ़ायदा पहुंचा सके, आपकी रिकवरी रेट को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दें? अच्छा देखें, एक तो चीज़ ये है कि जब हमारे यहाँ डेंगू डायग्नोस होता है तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है जी। तो पेशेंट की रिकवरी उस सूरत में बहुत टाइम लगता है रिकवर होने में। तो ऐसी सूरत में तो पेशेंट्स को चाहिए कि वो फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें, खुसूसन सेब का जूस या तो घर में बनाएं या फिर एक ब्रांड आता है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उसका जो है वो फ्रेश जूस आता है, उसमें आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और हल्की ग़िज़ा, सख्त ग़िज़ा यानी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लौकी का जो है वो सूप बना के इस्तेमाल करें, ठीक है, उसको बिल्कुल पतला करके। मतलब ज़्यादा स्पाइसेस इस्तेमाल जी, स्पाइसेस तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि स्पाइसेस की वजह से फिर उनको जो है वो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकता है, फिर उसकी वजह से उनको हार्ट बर्न हो सकता है। तो ऐसी सूरत में मैं मशवरा यही दूंगा कि जी आप जो है वो बिल्कुल हल्की ग़िज़ा इस्तेमाल करें। ठीक। डॉक्टर, अगर कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से बात करें तो डेंगू की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? देखिए, डेंगू की कॉम्प्लिकेशन सबसे पहले तो कॉम्प्लिकेशन यही है कि इसमें फ़ीवर बहुत हाई हो जाता है। ठीक। तो हाई फ़ीवर की वजह से फिजिशियन भी गलती कर जाते हैं और पेशेंट भी गलती कर जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि मेडिसिन बुखार को दबाने की दवा ले देते हैं। ठीक। तो उस सूरत में फिर ये होता है कि पेशेंट जो है वो वक्त पे बुखार तो उतर जाता है 2 घंटे 4 घंटे 3 घंटे, लेकिन उसके अंदर से जो प्लेटलेट्स हैं वो कम हो रहे होते हैं और ऐसी सूरत में पेशेंट जो है वो गनुदगी का शिकार हो जाता है। और फिर ऐसी सूरत में उसके जिस्म से किसी भी मखारिज से अगर खून का अखराज हो जाए तो वो फिर ऐसी सूरत में जानलेवा साबित हो सकता है। ठीक। डॉक्टर, क्या डेंगू एक कंटेजियस डिजीज़ है? जी, क्या ये डेंगू एक कंटेजियस, एक दूसरे से फैलने वाली डिजीज़? नहीं, ऐसा नहीं है, एक दूसरे से जो है वो फैलने वाली नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली एक मच्छर है, ख़ास किस्म का मच्छर, उससे जो है वो फैलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक साथ बैठने से या एक साथ रहने से ये डेवलप हो या ट्रांसफ़र हो। ठीक। ठीक। डॉक्टर, जिस तरह आजकल बारिशों का सीज़न है और पूरे पाकिस्तान में ही बारिशों ने तबाही मचाई हुई है, बहुत सारे लोग बेघर हो गए और वो एक खुले आसमान तले जो है पनाह लेने पे मजबूर हैं और इस सूरत में बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगा यकीनन डेंगू। तो आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट की जानिब से क्या ऐसे इकदाम किए गए हैं कि डेंगू से बचाव मुमकिन हो, या फिर क्या उनके इकदाम काबिल तारीफ़ हैं? देखें, गवर्नमेंट की सतह के ऊपर तो अब तक तो मैंने कोई ऐसा इकदाम देखा नहीं है जी। और चूँकि जो लोग बेयारो मददगार हो गए हैं, पानी में घिरे हुए हैं, तो उनको जो है वो इस मौसम के अंदर, इस सिनेरियो में डेंगू के ज़्यादा खदशात मौजूद हैं। तो मैं हुकूमत से यही अपील करूँगा, खुसूसन हेल्थ डिपार्टमेंट से, कि ऐसे लोगों के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएँ। ठीक, बिल्कुल। लेकिन गवर्नमेंट की जानिब से तो इक़दाम किए जाएँ, आपने ये बहुत अच्छी बात की, लेकिन क्या हमारे हॉस्पिटल्स में, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट में तो लोग जाते हैं, पैसे देते हैं और उस तरह का ट्रीटमेंट उनको वापस जो है वो दिया जाता है, लेकिन क्या हमारे गवर्नमेंट अस्पतालों में इस तरह के सफाई के इंतजाम हैं कि कोई पेशेंट अगर जाए तो वहाँ से वो एक अच्छी तरह रिकवर होकर वापस आए? देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो इस वक्त अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना तो सफाई का इंतज़ाम मौजूद है और ना ही कोई स्पेसिफिक डॉक्टर्स मौजूद हैं। पैरामेडिकल स्टाफ जो मौजूद है, जो वही उनको ट्रीटमेंट कर रहा है। बाकी मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इस तरफ कोई ख़ास रुझान है। ठीक, बिल्कुल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की जानिब से जो है कोई ख़ास इक़दाम नहीं किए गए। डॉक्टर, अगर ईसा लैब की स्पेसिफिकली बात की जाए तो क्या ईसा लैब जो है वो कोई कैंप्स वगैरह कायम करता है लोगों को इससे बचाने के लिए, या फिर उनकी कोई स्पेसिफिक टेस्ट जो कि डिस्काउंट में पेशेंट्स को मिलें? जी, ईसा लैब में खुसूसन कोरंगी ब्रांच के अंदर जो है, ईसा लैब में जो है वो इसके टेस्ट हो रहे हैं डेंगू के हवाले से, और उसमें जो है एक स्पेसिफ़िक जो है उन्होंने डिस्काउंट पॉलिसी रखी हुई है। और इसके लिए ईसा लैब जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर अवेयरनेस के प्रोग्राम मुरतब करता है।
बिल्कुल, ईसा लैब जो है वो डिफरेंट जगहों पे कैंप्स कायम करता है और लोगों को महफूज करने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। नाज़रीन, आज हम लोग बात कर रहे थे डेंगू के हवाले से। डेंगू एक मुज़ी वबा है जो कि एक मच्छर के काटने से फैलती है, और आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिशों का सीज़न चल रहा है तो ख़ुद को भी महफूज रखें, अपने बच्चों को इससे बचाएं, अपने करीबी लोगों को इस वबा से महफूज रखें, और ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसके अलावा जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि अगर आपकी बॉडी में वाइट सेल्स की कमी हो रही है तो ये तमाम ग़िज़ाएँ आपको इससे बचा सकें। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद आमिर राजपूत। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी तरह जवाबात दिए इस तमाम जो है वो टॉपिक के हवाले से। इसी के साथ ही मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।